नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विजुअल विश्लेषण में स्वागत है। आज की हमारी चर्चा पारंपरिक गणितीय तकनीकों का उपयोग करके अपनी गणना की गति को रॉकेट की तरह तेज करने पर केंद्रित है। देखिए, जब भी लंबी और उलझी भी गणनाओं की बात आती है ना, तो अक्सर बहुत समय लग जाता है कि नहीं। लेकिन प्राचीन वैदिक गणित हमें कुछ ऐसे अचूक नियम देता है जो इस काम को लिटरली चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और वैदिक गणित के नियम 4 को समझते हैं, जिसे परावर्ती योजियत कहा जाता है। सबसे पहले इस मूल संस्कृत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इसका मतलब क्या है? परावर्त्य योजेत का बिल्कुल सीधा और सरल सा अर्थ है पक्षांतर करें और संयोजित करें, या अगर अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। अब ये सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम या तकनीकी लग सकता है, लेकिन सच मानिए इसका व्यावहारिक उपयोग बहुत ही आसान है। मूल रूप से यह नियम हमें बस इतना बताता है कि कैसे हम किसी संख्या के हिस्सों को पलटकर या बदलकर और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर बहुत ही जटिल लगने वाले भागफल को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आज के हमारे इस स्पष्टीकरण का जो एजेंडा है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम परावर्तीय योजित का अर्थ समझेंगे, फिर देखेंगे कि इस नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद 5 से भाग देने का एक आसान नियम देखेंगे, फिर 11 से भाग देने के कुछ सरल उदाहरण और अंत में 11 से भाग देने का सबसे महत्वपूर्ण कैरीओवर नियम। तो चलिए हमारे पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है इस नियम का अर्थ और इसकी मजबूत नींव। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सीधे तौर पर पुरानी और नई सोच के बीच का अंतर दिखाती है। एक तरफ भाग देने की हमारी वही सामान्य पारंपरिक विधि है, बिल्कुल वही लंबी उबाऊ प्रक्रिया जो स्कूलों में सिखाई जाती है, और दूसरी तरफ है हमारी वैदिक विधि। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वैदिक विधि कितनी ज्यादा संक्षिप्त है। 104 को 9 से भाग देने का ही उदाहरण ले लीजिए। सामान्य विधि में कितने सारे चरण होते हैं, है ना? लेकिन वैदिक विधि में संख्याओं को बस एक अलग दृष्टिकोण से रखकर सीधा उत्तर मिल जाता है। भागफल 11 और शेषफल 5। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि कैसे परावर्ती योजित हमारी ऊर्जा और समय दोनों बचाता है। भाग 2। यह नियम आखिर कहां उपयोग किया जाता है? आइए इसके वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों पर एक नजर डालते हैं। इस नियम के उपयोग सच में बहुत व्यापक हैं। ये खास तौर पर कठिन भाग देने की प्रक्रियाओं में काम आता है, जहां सामान्य लंबी विधि एकदम थकाऊ हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजगणित यानी अलजेब्रा में जब बहुपद या पॉलिनोमियल्स को भाग देना हो, तब भी यह नियम एक गेम चेंजर साबित होता है। इसके पीछे का विचार बहुत ही सरल है। लंबी भाग विधि के बजाय भाजक के एक हिस्से को उल्टा या पक्षांतर करें, फिर स्टेप बाय स्टेप गुणा करें और संयोजित करें, और परिणाम उत्तर बहुत ही जल्दी सामने आ जाता है, बिना किसी झंझट के। खंड 3, 5 से भाग देने का नियम। ये एक तरह का क्विक वार्म अप है। अब जटिल संख्याओं पर जाने से पहले क्यों न दिमाग की थोड़ी कसरत कर ली जाए। किसी भी बड़ी संख्या को 5 से भाग देना हो तो बस इन 2 बेहद सरल चरणों का पालन करना होता है। पहला चरण, दी गई पूरी संख्या को बस 2 से गुणा कर दें, और दूसरा चरण, जो भी परिणाम आए उसमें दशमलव बिंदु को बस एक स्थान बाईं ओर खिसका दें। जी हाँ, बस इतना ही करना है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से देखने पर पूरी प्रक्रिया शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहला देखिए, 235 को 5 से भाग देना है, तो चरण 1 के अनुसार 235 को 2 से गुणा किया, मिला 470। अब चरण 2 के अनुसार दशमलव को खिसकाया तो ये बन गया 47.0, यानी कि 47। एकदम सटीक। अब दूसरा उदाहरण देखिए। एक काफी बड़ी संख्या है, 2128। इसे 2 से गुणा किया तो मिला 4256। फिर दशमलव को एक स्थान खिसकाया तो उत्तर आ गया 425.6। ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से साबित करते हैं कि कैसे एक लंबी भाग प्रक्रिया को सिर्फ एक छोटी सी गुणा और एक दशमलव के खेल में बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, 11 से भाग देना और इसके सरल उदाहरण। अब जब हमारा वार्म अप हो गया है तो इस विश्लेषण के मुख्य भाग पर आते हैं, 11 से भाग देने का नियम। इन दोनों उदाहरणों को साथ साथ देखने से एक बड़ा ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। एक तरफ 123 को 11 से भाग दिया गया है। इसमें पहला कदम क्या है? पहले अंक 1 को वैसे ही लिख लें, फिर अगले अंकों को जोड़ना शुरू करें। जैसे 1 और 2 हो गए 3, और फिर 2 और 3 हो गए 5, तो अंतिम उत्तर हुआ 13 और शेषफल बचा 5। अब दूसरी तरफ देखिए, 245 को 11 से भाग देना। पहला अंक 2 वैसे ही रखा, फिर 2 और 4 हुए 6, और 4 और 5 हुए 9। उत्तर आ गया 26 और शेषफल 9।
यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि केवल पास पास वाले यानी आसन्न अंकों को जोड़ा जा रहा है और उत्तर खुद ब खुद बनता जा रहा है, जादू की तरह। खैर, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी तक हमने देखा कि जोड़ हमेशा एक ही अंक में आ रहा था, जैसे 1 + 2 = 3, 4 + 5 = 9 वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होगा अगर उन आसन्न अंकों को जोड़ने पर परिणाम 9 से बड़ा हो जाए? मेरा मतलब है, अगर वो 2 अंकों की संख्या बन जाए तब क्या करेंगे? बस यहीं पर परावर्ती योजयित का असली जादू और उसका दूसरा हिस्सा सामने आता है, जिसे हम संयोजित करें यानी एडजस्ट करने का चरण कहते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड, 11 से भाग देने का कैरी ओवर नियम। आइए इस उन्नत अनुप्रयोग को समझते हैं। यही वो जगह है जहां ये नियम अपनी पूरी ताकत दिखाता है। 357 को 11 से भाग देने की शुरुआत करते हैं। नियम बिल्कुल वही है, पहले अंक 3 को वैसा ही नीचे रखा। अब आसन्न जोड़े जोड़ते हैं। 3 और 5 हो गए 8। यहां तक सब एकदम बढ़िया है। लेकिन जब हम अगले जोड़े पर जाते हैं यानी 5 और 7, तो परिणाम आता है 12। अब हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या आ गई है। इसे तो सीधे उत्तर में नहीं लिखा जा सकता। यहीं से उस एडजस्टमेंट या संयोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये संयोजन आखिर काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हम 12 को 1 कैरी और 2 के रूप में लिखते हैं। अब ये जो 1 कैरी है ना, इसे पिछले परिणाम यानी 8 में जोड़ दिया जाता है, जिससे वो 9 बन जाता है, और 12 का जो 2 है उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना है कि अंतिम अंक हमेशा शेषफल को दर्शाता है। इसलिए संयोजन के बाद हमारा सही उत्तर 32 और शेषफल 5 निकल कर आता है ना कमाल? चलिए एक और भी अधिक जटिल उदाहरण लेते हैं ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए। यहां हम 468 को 11 से भाग दे रहे हैं। पहला अंक 4 वैसे ही रहा। अब जोड़ते हैं। 4 और 6 हुए 10, और फिर 6 और 8 हुए 14। अरे वाह, यहां तो दोनों ही बार 2 अंकों की संख्याएं आ गईं। इसे हम कहते हैं डबल कैरी ओवर सेटअप। इसे देखकर शायद कोई भी पहली बार में घबरा जाए या उलझ जाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा संयोजन नियम इसे भी मक्खन की तरह सुलझा देगा। इस अनुक्रमिक संयोजन यानी सीक्वेंशियल एडजस्टमेंट को जरा ध्यान से समझिए। हम हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं। सबसे पहले 14 को 1 कैरी और 4 लिखते हैं। अब ये 1 कैरी पिछले 10 में जुड़कर उसे 11 बना देता है। इसके बाद इस 11 को भी 1 कैरी और 1 लिखते हैं, और आखिर में इसका 1 कैरी सबसे पहले वाले अंक 4 में जुड़कर उसे 5 बना देता है। जब हम इन सभी संयोजनों को पूरी तरह से हल कर लेते हैं, तो हमारा अंतिम और एकदम सटीक उत्तर 42 और शेषफल 6 निकलकर आता है। ये बिल्कुल एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो सारी जटिलता को खत्म कर देता है। तो हमने देखा कि कैसे परावर्ती योजयित का ये शानदार नियम, जिसे हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने हजारों साल पहले विकसित किया था, आज भी बड़ी से बड़ी गणनाओं को आश्चर्यजनक रूप से सरल बना देता है। इस पूरी प्रक्रिया की असल सुंदरता इसकी तार्किक और व्यवस्थित संरचना में छिपी है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये प्राचीन पक्षांतर और संयोजित एल्गोरिथम जो कागज पर इतने ज्यादा प्रभावी हैं, हमारी आधुनिक कंप्यूटेशनल लॉजिक और कंप्यूटर कोडिंग में शामिल कर लिए जाएं, तो क्या वे डिजिटल समस्या समाधान की दुनिया में एक नई क्रांति नहीं ला सकते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विजुअल विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने